एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो ISAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो आपका एक नया सब्जेक्ट है। 7th सेमेस्टर में इलेक्टिव सब्जेक्ट के जैसे पढ़ाया जा रहा होगा आपके कॉलेजेस में। साथियों, यहाँ पे आप मैं बात करूंगा आज सेकंड लेक्चर की, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँ या फिर ऐसा टॉपिक कहूँ जो आप पहले नहीं सुने होंगे, या फिर जो आपके नए टीचर्स होंगे या फिर जो नया स्टडी होंगे वो भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे आता है क्योंकि मुझे खुद रिसर्च करना पड़ा कि टॉपिक होता क्या है, और काफी रिसर्च के बाद ये चीजें समझ में आई कि अच्छा आपको यही चीज बताना है। ठीक, क्वेश्चन आएंगे हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये सभी जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है जो आपका सिलेबस तैयार किया गया है, जो आपके न्यू और जो करंट सिचुएशन करंट बर्निंग टॉपिक जिसको बोलते हैं, जो लेटेस्ट सिलेबस जो आप करंट में बात की जा रही है, उसके बेस पे आपको ये सिलेबस फ्रेम किया गया है। तो जो आज का टॉपिक होने वाला, वहां पे हम बात करेंगे। आज टॉपिक क्या आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए क्या बात की गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMBOK। अब पहली बात तो ये बोलोगे ये कौन सी बला है, ये किस जानवर का नाम है भाई साहब? क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज? तो कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक किताब है, एक बुक लिखी गई है। ठीक है, वही बुक के बारे में बताना है कि बुक क्या क्या बताती है। हालांकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में है, काफी डिटेल में है। अभी मैं आपको ओपन करके बताऊंगा, दिखाऊंगा, आपको सर्च करके बताऊंगा प्रोजेक्ट है मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, तो आप यहां समझ पाओगे सिर्फ कुछ नहीं है, एक बुक है। ठीक है, बुक कैसी है वो आप देखोगे यहाँ पे। उसको पहले हम कुछ चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ बोला गया, पहले तो आप इसका फुल नाम याद कर लो। क्या है आपका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है आपका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, PMBOK। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। यहाँ पे पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? PMBOK, वही फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और इसको बोला गया कि इट इज डेवलप्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं PMI USA। ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग देती है, या उसके बारे में जो गाइडलाइंस है, उनकी जो पॉलिसीज है वो डिलीवर करती हैं या उनको बनाती हैं। क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये USA का है। इसका सर्टिफिकेशन भी होता है, PMI सर्टिफिकेशन जिसको मिल जाता है, ये समझिए उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में महारत हासिल कर ली। उसके पास एक, जैसे आपको मानते हैं ना चार्टर्ड अकाउंट कोई है तो उसके पास CA की डिग्री होनी जरूरी है, सेम उसी तरह कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसके पहले PMI सर्टिफाइड ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जिसको सर्टिफिकेशन क्या बोलते हैं, अभी 2 सर्टिफिकेशन होते हैं, वो अभी बात करूंगा इसके फायदे। ठीक है, तो ये बात होती है। और ये क्या बताती है, देखो बोला गया यहाँ पे, इट्स प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो हमारे पास अभी तक जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुके हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस बुक में आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो बताई गई हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, जो लेसन्स हैं, जो केस स्टडीज हैं, वो इसमें डाली गई हैं। ये बुक नहीं है कि ये बताता है कि आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे आप एग्जीक्यूट करो, ये नहीं बताती, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोजेक्ट अपने में एक यूनिक होता है, टेम्परेरी इन नेचर होता है, और उसका एक यूनिक आउटपुट होता है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर पूरी हम बुक लिख डालें और सभी पे वो इंप्लीमेंटेड हो, तो ये वो नहीं बताती। इसलिए बताया गया इट इज नॉट अ हाउ टू बुक बट फ्रेमवर्क दैट टेल्स प्रोजेक्ट मैनेजर व्हाट नीड टू बी डन। बट ये बताती है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे उसको प्लान करना चाहिए, वो सारी चीज। ठीक है, तो ये समझ सकते हो ये क्या है, आपकी एक गाइड बुक है। इट इज अ गाइड बुक दैट स्टैंडर्डाइज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके एकेटीयू के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी अक्रॉस द वर्ल्ड में बात की जाती है। गाइड बुक एज अ गाइड बुक यूज की जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताई जाती है, देखिए इट लाइक ए रेफरेंस बुक, लाइक जो हमें बताती है कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है वो बताती है, व्हाट एरियाज वी नीड टू फोकस ऑन, किस किस एरिया में मुझे फोकस करना चाहिए वो बात करती है, एंड व्हाट प्रोसेस वी मस्ट फॉलो टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, क्या क्या प्रोसेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ पे बात की जाती है। किसमें, जो हमारी बुक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे अभी तक इसकी 6th एडिशन आ चुकी है। कौन सी एडिशन, 6th एडिशन आप तक आ चुकी है मार्केट में। इसको आप परचेज कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में या फिर आप फिजिकल फॉर्म में, जैसा भी आप चाहो। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले, मैं लिखा हूं साथियों क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड आपको पढ़ के समझाना पड़ेगा, मेरे लिए टॉपिक नया, आपके लिए भी नया है, यहाँ पे दोनों चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो PMBOK इज लाइक ए यूनिवर्सल रेफरेंस बुक, क्या आपके लिए रेफरेंस बुक है, इसको बोल सकते हो गाइड बुक है, ठीक है, जहां पे आपको स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए लिखी गई है। इट डज नॉट गिव यू एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन बट दैट टेल्स यू द एसेंशियल एरियाज एंड स्टेप्स दैट एवरी प्रोजेक्ट मस्ट गो थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताता कि आपको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बट ये बताता है कि कौन कौन से एरियाज हैं और कौन कौन से स्टेजेज हैं जिन पर आपको फोकस करना है। दैट्स व्हाई इट इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन का जो वर्ल्ड वाइड है उसका एक बेसिक फाउंडेशन है। आपको पढ़ना चाहिए यदि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, यदि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। अभी मैं आपको इसका PDF डाउनलोड करके मैं बताऊंगा कि क्या क्या कंटेंट, आप इसका कंटेंट देख लोगे, इसका आप जो बोलते हैं इंडेक्स देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या बातें की गई हैं। ये बुक है, आपको फिगर दिख रहा होगा, ये आपकी बुक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे देखिएगा ये PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा लाई गई है। क्या नाम है, ये गाइड बुक टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका बुक का नाम है PMBOK गाइड, ठीक है। बुक 6th एडिशन आई गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMI 990 जो भी है ईयर वाइज जो भी है आपका है, ठीक है। ये यहाँ पे बात की गई। तो यहाँ पे इसके फीचर्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो होती है आपकी स्टैंडर्डाइज्ड यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन IT, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग एंड R&D etc। मतलब कि चाहे जिस सेक्टर में बात करो, चाहे आप जिस सेक्टर में बात करो, हर सेक्टर में इसकी आप यूज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं डायनेमिक है। तो डायनेमिक मतलब साथियों क्या है कि हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज हो सकती है। मतलब चेंज मतलब कि इस बुक को यदि पढ़ लिए तो आप हर जो आपके सभी आपका है उसमें अप्लाई कर सकते हो। और बोला गया यहाँ पे कि रेगुलरली अपडेटेड टू मैच द मॉडर्न बिजनेस चैलेंजेस, जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनके हिसाब से हमेशा अपडेट की जाती है। इसलिए बोलो यहाँ पे आपका 6th एडिशन आ गया है। कितना आपका 6th एडिशन तक पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन द लेसन फ्रॉम द सक्सेसफुल ग्लोबल प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ग्लोबली हो चुके हैं उनके बेस पर जो हमारे लेसन आए हैं, जो आपके यहाँ पे चैलेंजेज आए उनको देख करके ये प्रोजेक्ट ये उसमें लेसन भी डाले गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है, कवर्स टेक्निकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड रिस्क एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। चाहे वो आपके लिए ह्यूमन एस्पेक्ट हो, चाहे आपके लिए टेक्निकल एस्पेक्ट हो, चाहे आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, मतलब कि इसमें अगर कोई टेक्निकल रिस्क आ रही है, कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करें, कोई आपको फाइनेंशियल रिस्क आ रही है उसको कैसे एड्रेस करें, सारी चीज वहां पे 1 by 1 वहां पे आपको गाइड मिली गई, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ बोला गया गिव्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर अक्रॉस द इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब मतलब कोई यहाँ पे एक्टिविटी बोल रहा है, कोई टास्क बोल रहा है, कोई एक ही चीज को अलग अलग वर्ड बोल रहे हैं। अब कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे आप कॉम्बिनेशन के लिए बैठे और आप पता चला इंडिया वाले वर्ड बोल रहे हो, वहां फॉरेन कुछ अलग वर्ड बोल रहे हैं, आप दोनों मैच ही नहीं कर रहे, आप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा। इसके लिए जरूरी है कि एक कॉमन लैंग्वेज प्रोजेक्ट के लिए वहां पे एक देना, ठीक है। इंप्रूव सक्सेस रेट ऑफ प्रोजेक्ट बाय द फॉलोइंग प्रूवन प्रैक्टिसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, जो लेसन दिए गए हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के उनके हिसाब से क्या करेंगे आप, उनको फॉलो करके आप जो आपका प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट है उसको बढ़ा पाओगे आप। हेल्प इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे आपको यदि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ सर्टिफिकेशन सॉल्व करने से, कुछ उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए PMI से, तो उसके लिए भी ये बुक पढ़ करके वो सर्टिफाइड हो सकते हैं। PMP सर्टिफिकेशन या CAPM, इस दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम आते हैं। बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग इन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बुक को पढ़ करके एक डिसिप्लिन जो हमारा है, जो हमारे पास उनके पास एक डिसिप्लिन, जो हमारे पास उनका करियर है या फिर उनका जो उसमें एक अलग ही जो आपका करियर है, जो अलग ही आपका कोर्स है, वो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक बिल्ड एक प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो गई। चलो आगे हम देखो, यहाँ पे बुक है, मैं आपको बुक को बता देता हूँ, उसके आगे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। इस बुक में ओपन करके बताता हूँ, चलिए।
तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो पीएमबीओ के बुक है उसको मैं डाउनलोड कर दिखाता हूँ आपको क्या है बुक वो, ठीक है। क्या है आपका पीएम 6 एडिशन है ना आपका 6, ठीक है। ये आपकी बुक है, ये मैं ओपन करता हूँ, आप देख पाओगे पूरा, ठीक है। ये बुक है आपके लिए, ठीक है। बुक देखिए, आप समझिएगा। ये आपका फर्स्ट पेज है, जो भाई आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाया था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज है। इसके आगे चलते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको जो मैं आपको इंडेक्स दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या रखा हुआ है, ठीक है। पूरी पेज है, कितने पेज, कितने बुक, कितने पेजेज की, पूरी 976 पेजेज की बुक है। अब इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखिए, देखिए यहाँ पहले बात किया गया गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। पहले हम बात करो इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे पहले दिया जाएगा क्या पर्पज है, इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है प्रोजेक्ट के। यहाँ पे देखो एनवायरमेंट इन विच प्रोजेक्ट ऑपरेट, कौन से एनवायरमेंट है, कहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। कई सारी चीज डिटेल में बात की जब उसमें पढ़ोगे तब, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एक नॉर्मल रिव्यू में पढ़ेंगे, बट जब इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, इस बुक को पढ़ोगे, तो यहाँ पे कुछ अलग रोल जो वर्ल्ड वाइड आपके एप्लीकेबल है वो आप पढ़ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट मैनेजर्स कंपिटेंसी क्या क्या है, परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीज, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या है वो आप पढ़ोगे। यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने बुक खोला हूं, यही बुक है, आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप, यदि आप डिटेल चाहो तो। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट क्या है वो पढ़ोगे, सारी चीज यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। WBS क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसका स्कोप पढ़ोगे। प्रोजेक्ट शेड्यूल मैनेजमेंट, कैसे प्रोजेक्ट को शेड्यूल करें, उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। ये फायदा, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तब ये बहुत ही एसेंशियल आपकी। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में कॉस्ट को कैसे मैनेज करें, ठीक है। अब यहाँ देखो बोला गया प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में क्वालिटी को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज आप डिटेल में मिलेंगी आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे आगे बात करते हैं अगले चैप्टर में, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। टीम को डेवलप कैसे करें, टीम को मैनेज कैसे करें, ठीक है। और अलग प्रोजेक्ट में जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है वो कैसे करें, कि जो कि अलग अलग टीम के बीच में आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, और कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो आप क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट सही से अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको। और सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, जो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट चले हैं अभी तक के, सभी के बेस पर आपको ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट प्लान है आपका, देखो इसमें टोटल कितने पेज है आपके, 976 पेज है। मतलब कि जब इस बुक को पढ़ते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आप क्लियर हो जाएंगे। आप एक यदि इसका सर्टिफाइड करना चाहोगे, इसमें भी आप पढ़ करके सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। ये PMBOK है जिसको बोलते हैं। हालांकि आप इतने डिटेल में नहीं पढ़ना कि आप पढ़ने पढ़ जाओ, हालांकि यदि आपके पास फ्री टाइम हो, यदि आप इंटरेस्टेड हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप इस बुक को रिफर कर सकते हो। हमको पढ़ना क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से नॉलेज एरियाज हैं, किस किस पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहले बात की जाती है आपकी, यहाँ पे लगभग 10 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जो भी मैं बता रहा था वहां पे 10 आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जहां पे आप जो PMBOK है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, वो बात करता है और एड्रेस करता है। तो यहाँ पे पहला आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या आती है आपकी मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अभी सभी की मैं बात करूंगा आगे चल के। मैनेजमेंट ऑफ स्कोप, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को सभी में बात किया था ना कि कॉस्ट मैनेजमेंट बात किया था वहां पे, ठीक है। और स्कोप मैनेजमेंट की बात किया था, क्वालिटी भी जो पूरे चैप्टर है ना, वो सभी चैप्टर के नाम ही समझ लो ये हैं आपके हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है। तो ये इतने आपके क्या हैं, उसमें एरियाज है जिसपे बात की गई है, 10 मेन एरियाज पे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ चीजें आपको थोड़ा सा इसको याद कर डालिएगा। जब भी आपको आता है PMBOK के बारे में लिखने में, तो आपको सभी 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स आएंगे। यदि आप ऐसे ही लिखोगे पूरा एज इट इज आपको याद होगा, तब आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके मार्क्स मिलने के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा जो एक एरिया में स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में देते हुए, ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि आपके पास सिर्फ यही एक चैप्टर नहीं है, आपके पास भी पूरा यूनिट बाकी है। अभी मैं तो आज यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ PMBOK क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें क्या बात करता है कि इंश्योर्स ऑल प्रोजेक्ट पार्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड, प्रोजेक्ट के जितने भी छोटे मोटे पार्ट्स है ना, एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट हों। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था ना,
कि मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग कंट्रैक्टर है आपके पास, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट उनके साथ कोई स्मूथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आपने बात कर दिया कि 4 दिन में आपको मिक्सर चाहिए, फाउंडेशन करनी है, और पता लगा मिक्सर वाला उन्होंने 4 दिन बाद भेज दिया, बट अभी जो आपके फाउंडेशन वाले हैं अभी हफ्ते लगा रहे हैं, उसको फाउंडेशन की खुदाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए आ सकती है, तो वहां भी बात होगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन बात होती है। इन्वॉल्व प्रोजेक्ट चार्टर, ये सब बात करेंगे। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? प्लान डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन एंड चेंज कंट्रोल, इन सभी को यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है ना, इन सभी के बीच में प्रोजेक्ट चार्टर, एक चार्ट तैयार होता है, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में किस बजट के साथ आपको तैयार होने वाली है, ठीक है, वो बात होती है यहाँ पे। प्लान का डेवलपमेंट होगा, एग्जीक्यूशन एंड चेंज कंट्रोल, इन सभी को इन्वॉल्व करते हुए इंटीग्रेशन होता है। सभी को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है एक में, तब जाके आपका इंटीग्रेशन की बात होती है। यहाँ पे बोला गया एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द प्रोजेक्ट टू बैलेंस एवरीथिंग। तो ये किसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोला जाता है क्या? ब्रेन ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि सारी चीजें एक बैलेंस में होते हुए प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे? मैनेजमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्कोप, ठीक है। डिफाइन, यहाँ बात करेंगे डिफाइन व्हाट इज इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, हमको इस प्रोजेक्ट में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे ये भी चीज कर लेनी चाहिए, ठीक है। आप घर बनवा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे 3 अलमारी और लगा लेनी चाहिए, ठीक है, इसमें सामान रखने को हो जाएगा, यहाँ एक कर्टेन, यहाँ एक विंडो और डाल लेते हैं। सब कुछ नहीं इंक्लूड करना होता ताकि आपका घर घर लगे ना, हो सकता है आप उसको इंक्लूड करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, उसको भी यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। तो वही बात होगी कि यहाँ पे क्या स्कोप में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो बात करना होता है। स्टेप क्या है इसके स्कोप में? पहले ध्यान दीजिए, कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको उससे क्या रिक्वायरमेंट है, आप उससे क्या आउटकम चाहते हो, उसको पहले आप कलेक्ट करो। फिर उसको क्या करो, उसको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर होता है, उसको डिफरेंट टाइम्स में उसको स्ट्रक्चर में उसको ब्रेक डाउन करो। उसमें जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको कंसीडर करो, जो लेस कंसीडर उसको प्रायोरिटी वाइज करवाओ। फिर आपको पता चलेगा ये तो इसमें इंपॉर्टेंस जरूरत है ही नहीं, मुझे चीज नहीं चाहिए, ठीक है। पता चला जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं है उसके चक्कर में आपने काफी ज्यादा आपका कॉस्ट जा रहा था, फिर आपने उसको क्या दिया, हटा दिया, आपने कॉस्ट भी बचा लिया, टाइम भी बचा लिया, ठीक है। तो इसको स्कोप इसको वैलिडेट करो, उसमें से आपने जो छाटा, ठीक है, उसको वैलिडेट करो, फिर इसको क्या करो, इसको चेंज करो अगर मान लो जरूरत है तो, ठीक है, उसको चेंज करते हुए उसको कंट्रोल करना है आपको। तो ये बात होती है आपकी यहाँ पे। आगे बात करते हैं प्रिवेंट्स स्कोप क्रीप, मतलब एक्स्ट्रा अनप्लान्ड वर्क। अब जब ये करोगे ना, स्कोप आप देखोगे, उसका स्कोप क्या है, इससे हमको क्या आउटकम चाहिए, इसको कितना बेनिफिट चाहिए, उसके स्टेक होल्डर्स क्या क्या है, वो बात करोगे। तो यदि उसमें कुछ ज्यादा अनप्लान्ड वर्क है तो उसको क्या करोगे, उसको रोक सकते हो, ठीक है। और पता चला मुझे जो बता रहा ना, एक खिड़की लगानी है, एक खिड़की लगाने से आपकी जो दीवार है उसकी वीक हो जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर, आप उस 4 इंच की दीवार में काम हो जाए, उसके लिए आपको 18 इंच की दीवार बननी पड़ जा रही है, उसके लिए आपका जो रूम एरिया वो कम पड़ जा रहा है, ठीक है, जो आपका फ्लोर एरिया होता है वो कम पड़ जा रहा है उस अलमारी चक्कर में। इसलिए साथियों सभी को बचाना होता है। जो एक्स्ट्रा अनप्लान्ड वर्क है उसको प्रिवेंट करता है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्कोप, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम की बात करूं, जो वहां शेड्यूल होता है, तो डील्स विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ये करता है जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपकी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है, आपकी प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग को क्या करता है, डील करता है, कंट्रोल करता है, जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब एक तरह से एक्टिविटीज को उनका टाइम फ्रेम डिसाइड करवाता है कि उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाए। आगे बात करें यहाँ पे तो इंक्लूड्स एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, ड्यूरेशन एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिलेज। अब ये क्या करता है, अगर हम टाइम को सही मैनेज कर पाए, इसमें क्या बात होती है, ये इसमें हम बात करोगे यहाँ पे कि एक्टिविटी जो सीक्वेंसिंग है, किस सीक्वेंस से आपको करना है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया घर बनाने का, तो आप क्या करो, पहले जो फ्लोर है, आपका जो ग्राउंड है, जो अनरिलेटेड एरियाज है, मतलब जो बड़ खाबड़, उसको समतल करोगे। समतल करने के बाद ही उस पर क्या करोगे, आप मार्किंग करोगे, मार्किंग करने के बाद उसकी फाउंडेशन की खुदाई करोगे, खुदाई करने के बाद उसमें फाउंडेशन किस टाइप का उसका खुदाई करोगे, फिर उसमें आप कंक्रीटिंग करोगे, कंक्रीटिंग करने के बाद आगे फाउंडेशन बनाओगे, फाउंडेशन बनाने के बाद उस पर वॉल उठाओगे, वॉल उठाने के साथ साथ आप उसमें क्या करोगे, डोर फ्रेम लगाओगे। तो कौन सी एक्टिविटी कैसे होनी है उसकी सीक्वेंसिंग भी जरूरी है, ताकि आप टाइम पे कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसका कितना ड्यूरेशन है, किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, उसको एस्टिमेट करना, ठीक है। शेड्यूल डेवलपमेंट, फिर उसको शेड्यूल भी करना होता है, कितना टाइम लगेगा इसे किसने पता होगी, तो उसको एक के बाद उसको लगाना भी तो होता है, वही बात की गई यहाँ पे। उसको फिर उसको अगर कोई वहां पे डिले हो रहा है तो उसको मॉनिटर करना। इसके लिए आप पढ़ोगे, अभी टूल्स पढ़ोगे, जैसे ग्रांट चार्ट हो गया, पर्ट हो गया, सीपीएम हो गया, ये आपके लिए एक चैप्टर में बताया जाएगा। हो सकता है आपके सेकंड यूनिट में या थर्ड यूनिट में आपको पर्ट एंड सीपीएम मिले। यदि आप आगे कुछ भी कोर्स करने वाले हो तो आपको पर्ट एंड सीपीएम आपका कभी जिंदगी नहीं छोड़ने वाला, पार्ट एंड सीपीएम,
ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ना हो सकता है मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताऊं, आप कभी भी जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि मैं इसको ओवरव्यू बढ़िया से दूंगा, मुझे पता है कितनी बार मैं इसको कम से कम अपने लाइफ में अगर एक बार पढ़ा हूं, ठीक है, डिप्लोमा में, फिर बीटेक में, फिर एमबीए में, जितने भी सब्जेक्ट आए उस हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं घुसा देते हैं इसको, ठीक है। अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप पढ़ रहे हो, इसको जो सिविल वाले स्टूडेंट है उसको क्वांटिटी एस्टिमेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे कई जगह आपको मिल जाएंगे। तो हालांकि इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट। आपको पता है मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? कास्ट को भी मैनेज करना होता है ना, जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो विद इन द कास्ट आपको पता करना होता है। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, टाइम और कास्ट दो मेजर कंपोनेंट हैं, जो मेजर फैक्टर हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। टाइम एक फिक्स टाइम में और फिक्स कास्ट के साथ आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, विथ जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसको ध्यान में रखते हुए। बोला गया इंश्योर द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड विद इन द बजट, हमेशा बात होती है। कवर कास्ट एस्टिमेशन, ठीक है, बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये किस जो ये वाला चैप्टर है ना, ये एरिया किसको बात करता है? ये बात करता है कि हमारा जो बजट है वो विद इन द बजट हमारा कंप्लीट हो जाए। और ये बात करती है कवर कास्ट, कवर क्या करता है? कॉस्ट एस्टिमेशन, कितना कॉस्ट होने वाला है, बजट कितना होने वाला, मतलब कि कास्ट मतलब कि पता चल गया कितना कॉस्ट लगेगा, बट बजट उसके लिए जो पैसे आने वो कहाँ से आएंगे, वो आपकी बजटिंग हो गई ना। बात होती है बजट मतलब ये नहीं कि मेरे पास कितना पैसा, नहीं, वो जो पैसे जरूरत पड़ेंगे कैसे आएंगे, किस रिसोर्स से आएंगे, हमारे पास क्या क्या है, वो हमारी बात होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद कास्ट कंट्रोल, यदि हमारे पास एस्टिमेट सही है, हमारे पास खर्च ज्यादा हो रहा है किसी कारणवश, हम उसको ध्यान देंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। टूल्स जैसे अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टू ट्रैक स्पेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे एक टूल्स है जिसको बोलते हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, वो हम यूज करते हैं स्पेंडिंग को ट्रैक करने के लिए। इसको मैं यहाँ पे लिखा, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, मेथड है दैट इंटीग्रेट्स स्कोप, शेड्यूल एंड कास्ट टू ऑब्जेक्टिवली मेजर द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड फोरकास्ट आउटकम। तो ये जो अर्न वैल्यू मनी मैनेजमेंट है, मतलब कि उस जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके लाइट हम उससे कितना वैल्यू अर्न कर सकते हैं, वही बात होती है वहां पे। तो एक मेथड है जिसमें हम स्कोप, शेड्यूल को इंटीग्रेट करके, कॉस्ट को इंटीग्रेट करके हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, उससे हमको आउटकम क्या मिलने वाला है। तो ये मेथड है, ठीक है। तो यही बात की गई यहाँ पे। एक टूल्स हमारे पास है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, जिसमें बात की गई थी पीएमबीओके में, वो बढ़िया से आप पढ़ोगे, वहां पे मेथड है जो हमारे पास स्पेंडिंग को ट्रैक करने का एक टूल होता है। अगला मेरे ये पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी, ये भी बात की गई है, पूरा समझो एक चैप्टर है उसमें बुक में, ठीक, बट यहाँ पे उसका एरिया में बात कर रहा हूँ। यहाँ बोला गया मेक श्योर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल मीट द रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके हिसाब से हमको सारी चीज मिलनी चाहिए। इंक्लूड्स क्वालिटी प्लानिंग, एश्योरेंस एंड कंट्रोल। क्या क्या? क्वालिटी प्लानिंग, जब आप प्लान कर रहे थे तो वहां पे आपको क्वालिटी क्या क्या चाहिए उसमें भी वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किस क्वालिटी का कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है, कौन क्वालिटी का रिसोर्स होना चाहिए, किस क्वालिटी का आपका आउटकम चाहिए, वो भी आउटकम चाहिए होना चाहिए। एश्योरेंस, क्या हम उसको कर पा रहे नहीं, उसको क्या हम मीट कर पा रहे नहीं मीट कर पा रहे, उसको हम अचीव कर पा रहे नहीं। कंट्रोल क्या हुआ, कैसे उसको कंट्रोल करने से नहीं मिल पा रहे, कंट्रोल भी करना जरूरी है, उसको स्टैंडर्ड जो है उसका तक हमको पहुंचना जरूरी है, ठीक। एग्जाम्पल की वजह से आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आ गया आपका आईएसओ स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर आप सिक्स सिग्मा, कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड लोगे ना। जब आप किसी प्रोजेक्ट में मिल रहे हो तो आप आईएसओ को मीट करने वाले हो, सिक्स सिग्मा को मीट करने वाले हो, ये भी आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर में। हालांकि यहाँ समझ लो ये स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको बोलते हैं ह्यूमंस रिसोर्स, मतलब रिसोर्स तो सकते हो रिसोर्स मैनेजमेंट वो बात कर सकते हो, उसमें जो ह्यूमन लगने वाले हैं उनकी बात करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे इस एरिया में क्या बात की गई कि फोकस ऑन टीम बिल्डिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये एरिया किस पे बात करता है कि हम टीम को बिल्ड कैसे करें और रिसोर्स को एलोकेट कैसे करें। जैसे आपके पास कई बंदा है, आप उसके पास उसकी क्वालिटीज पता है कि ये बंदा इस काम को करने में माहिर है, तो उसको उसी काम में जिसमें माहिर है उसमें लगाओ ना, उसको कहीं और लगा दोगे, ठीक है, उसको कहीं और लगा दोगे तो क्या होगा, वो काम गड़बड़ हो जाएगा। वो जहां पे था वो बेटर कर सकता था, लेकिन आपके रिसोर्स एलोकेशन में थोड़ी सी गलती हो गई, फॉल्ट हो गया और आपने उसको गलत जगह लगा दिया, वो बंदा क्या करेगा, प्रॉब्लम। ऐसे आप एग्जांपल ले लो, आपके कॉलेज में कई सारे टीचर्स होंगे जो कुछ अलग कुछ सब्जेक्ट को वो अच्छे से पढ़ाते हैं, बट उनको वो सब्जेक्ट ना देकर कोई दूसरा असाइन कर दिया गया होगा, ये भी एक दिक्कत है ना। तो यही चीज होता है रिसोर्स एलोकेशन, ये आना चाहिए। इन्वॉल्व डिफाइनिंग रोल्स, किसका क्या रोल होना चाहिए, असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग द टीम मेंबर्स, मतलब कि जो आपके पास रिसोर्स हैं, जो आपके पास ह्यूमंस हैं, उनका रोल क्या क्लियरली डिफाइन करो,
इनको किस किस एरिया में वर्क करना है, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़िया से उनको बताओ, उनको असाइन करो कि अगर इसमें कुछ फॉल्ट हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपको इस एरिया को आपको हैंडल करना है। ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग द टीम मेंबर, उनको जो टीम से उनको ट्रेनिंग करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि उनको प्रोजेक्ट को टाइम में बताते रहना कि इससे हमको क्या आउटकम मिलने वाला है, हमारा गोल क्या है मेन चीज, इसलिए उनको मोटिवेट करना, उसको एक सक्सेसफुली रन करवाने में, एक सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव टीम वर्क, ध्यान दीजिएगा, एक इफेक्टिव टीम वर्क है। टीम इफेक्टिव मतलब साथियों जो एक्टिवली वर्क कर रही हो, ठीक है, और अच्छी तरह से वर्क कर रही हो। और ये पर नहीं पता, हमने बता दिया भाई कि आपको 8 घंटे 20 घंटे 8 घंटे काम करना है, आप गए भाई 8 घंटे आपने काम किया, 8 घंटे ड्यूटी खट के आ गए, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह, भाई मैं वहां तो था, वो इफेक्टिव नहीं हुआ। हालांकि इफेक्टिव तब हुआ कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है उसको ध्यान देते हुए वो टास्क कंप्लीट किया, आपने जो दिन भर आपने वहां टाइम बिताया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने निभाया कि आपको जो क्वालिटी चेक करनी थी आपने क्वालिटी चेक किया, आपको कितने क्वांटिटी में लगना था उस मात्रा को उसने देखा, आपने देखा वहां पे, वो चीज होती है आपकी इफेक्टिवनेस। तो ये बात होगी आपकी यहाँ पे मैनेजमेंट रिसोर्सेज की। टोटल साथियों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप मत सोचिए यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, 6 मैंने बता दिया, 7 8 9 10 यहाँ पे हो गया आपको 4, टोटल 10 एरिया थे जो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज बात की गई, जो बुक था मैंने यहाँ पे 10 को मैंने बात कर दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है, इससे ज्यादा आपका कुछ आएगा नहीं, यदि आएगा साथियों तो इसमें से भी आप बना के लिख ही लोगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ और सब रिलेटेबल है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ भी करते हो तो आप एक डेली लाइफ का कोई प्रोजेक्ट ले लो, मैंने शादी बताया था, हाईवे कंस्ट्रक्शन बताया था, कुछ भी ले लो, ये सारी चीजें आपको आती है, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, मैं शादी की एग्जांपल लूं, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब पंडित जी लेट में आ रहे हैं, कैमरा वाला सुबह आके बैठा हुआ है, टेंट वाला भी टेंट लगाया नहीं है, लाइट वाला आ गया पहुंचा है, भाई लाइट लगा के जा रहा है, ठीक है, अभी आपके जो केटरिंग वाले हैं, केटरिंग तैयार हो गया है, केटरिंग तैयार नहीं हुआ, लोग आ गए हैं जो आपके इन्विटेशन गेस्ट थे, ये सब क्या कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आपका लॉस है। तो कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करें ये भी आपके लिए, अब समझ लो, अगर आप इस बुक को पढ़ ले रहे हो ना, आप शादी में भी इसका यूज कर पाओगे। आप बन जाओ प्रोजेक्ट प्लानर, जो तो मैरिज वाले थे ना, मैरिज अरेंज करते हैं पूरा, ठीक है, वो पूरा आप ले लो कॉन्ट्रैक्ट, भाई आपकी शादी को मैं अरेंज करूंगा, बन जाओ, ठीक है, आजकल बड़ा इंडिया में बहुत कुछ चलता है, वही कर सकते हो आप। इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कि प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको देना है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन जारी करना है, कोई भी आपका पॉलिसी देनी है, कोई आपको नोटिस देनी है, वो क्या करना, अगर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो आप आसानी से सभी लोगों के बीच शेयर कर सकते हो। इंक्लूड्स कम्युनिकेशन प्लानिंग, रिपोर्टिंग, मीटिंग एंड स्टेक होल्डर अपडेट। इसमें क्या क्या बात आती है कि कम्युनिकेशन प्लानिंग में ये बात आती है कि किसको क्या प्लान करना है, किसको क्या चीज बात करनी है। अगर हम एचआर वाले से बात करेंगे तो एचआर डिपार्टमेंट की बात करेंगे ना, उनसे जाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तो बात नहीं करेंगे ना। तो ये चीज आपको इफेक्टिव होना चाहिए कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वो चीज अच्छे से प्लान करके उसी प्लान की बात करो, उनसे वो टास्क दो, अगर उसमें कोई गलती आ रही तो उनको सुनाओ बढ़िया से। अब आते हैं रिपोर्टिंग, अगर मान लीजिए वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कि रिपोर्ट करो कि वहां पे क्या ट्रैक हुआ, क्या फीडबैक रहा, किस हिसाब से चल रहा है, रिपोर्टिंग करना, ठीक है। इसलिए देखो कहीं भी मीटिंग होती है, कहीं भी आप प्रोजेक्ट जॉब में जाओगे, उनकी डेली मीटिंग होती रहती है 1 आवर की या 30 मिनट की, आपने दिन भर क्या किया रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। मीटिंग्स हो गई, स्टेक होल्डर अपडेट, स्टेक होल्डर की मैं आगे बात करूंगा, स्टेक होल्डर क्या होता है डिटेल में, बट ये समझ लो कि कोई प्रोजेक्ट है उससे कौन कौन बेनिफिट्स, किसको किसको बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो सभी स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। सिंपल है, किसी भी प्रोजेक्ट से कौन कौन से पर्सन है या कौन कौन से एजेंसीज हैं, कुछ भी बांट सकते हो, कौन कौन से बॉडी है जो बेनिफिट्स होने वाले सभी स्टेक होल्डर होते हैं, तो उनको क्या करना, अपडेट करना बात यहाँ पे होती है। चलो आगे हम बात करते हैं, सिंस 90% ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क्स इन कम्युनिकेशन दिस इज क्रिटिकल। 90% ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर्क इज कम्युनिकेशन दिस इज क्रिटिकल, मतलब कि यहाँ बोला गया लोग 90% आपका प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन जो वर्क करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो आपका सक्सेस होता है कम्युनिकेशन से होता है और ये क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। अब हम अगला बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। 2 और एरियाज बचे हैं, 3 एरियाज, उसको हम बात करके इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इतना ही आगे से ज्यादा आने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ बात होती है आइडेंटिफाइज एंड प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या है, वो अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी है जो कभी भी हैपन हो सकती है, ना उसका टाइम पता होता है ना उसका आपका अमाउंट पता होता है, कितने टाइम में किस टाइम में कितने अमाउंट की आपकी रिस्क हो सकती है ये चीज पता नहीं होता है। तो कोई भी अनसर्टेन हो उसके लिए आपको तैयार होना, वो आपकी आती है मैनेजमेंट रिस्क में। अब हो सकता है रिस्क आपका फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो,
ठीक है, तो उस रिस्क से आपको कोई बेनिफिट्स हो सकता है, कोई अनसर्टेनिटी किसी आप लॉस में हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाइड एंड प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटी। प्रोसेस क्या है इसको आइडेंटिफाई करने का? पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कोई चीज होने वाली तो नहीं है, कोई रिस्क आने वाली तो नहीं है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती रहती है कि आज क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा, उसका अपडेट क्या है, क्यों नहीं हुआ, तो आपको पता चल जाएगा ये रिस्क इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसको तो उसको एनालाइज करोगे, ठीक है, उसकी अमाउंट पता करोगे कितने बड़ा रिस्क होने वाला है, उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, उससे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन में क्या आएगा, उसमें कास्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है उसकी दिक्कत में आ सकती है, या टाइम डिले हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, या कोई आपका जो उसका स्पेसिफिकेशन है या स्ट्रेंथ है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या, वो सारी चीज आप बात करोगे, उसको एनालाइज करोगे किस वे में ये रिस्क हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको दूर करने का प्लान करोगे, इसको कैसे दूर किया जा सकता है वो उसका लिए प्लान करोगे, फिर उसको मॉनिटर भी करोगे रिस्क को। ठीक है, दूर कर लिए, फिर उसके लिए प्लान किए, फिर उसको मॉनिटर भी करना है क्या ये दूर हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। फिर बात करते हैं कवर्स बोथ, निगेटिव हो मतलब थ्रेट्स कोई डर हो या फिर पॉजिटिव कोई पॉजिटिव रिस्क हो, तभी हम बात करेंगे उसको, दोनों को हम ध्यान देंगे, थ्रेट्स एंड पॉजिटिव दोनों को हम ध्यान देंगे। फिर अगला आता हमारा एरिया मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये सभी चैप्टर है आपके जो मैं बता PMBOK, मैं आपको याद रखिएगा वो नाम भुला जाओगे आप। क्या बात है आपका PMBOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये बुक का नाम है, गाइड बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बात की जाती है डील्स विद एक्वायरिंग गुड सर्विस फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, आपको बाहर से कोई सामान लेना है, ठीक है, कोई सर्विस लेनी है किसी से, वो हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें बात करते हैं। इंक्लूड्स वेंडर सिलेक्शन, किससे सामान लेना है, किससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना है, ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म आती हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस, ठीक है, सप्लायर के परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करें, क्या जो सप्लाई कर रहा हो सकता है आगे जो एक दो बैच जो आपने क्वांटिटी मंगाई उसकी सप्लाई उसने अच्छे से कर दिया, उसके बाद वो सप्लाई अच्छे से कर ही नहीं रहा है, उसमें उसने क्या किया, जो स्टार्टिंग होते लोग ध्यान देते हैं फिर वही होता है, उस पर ट्रस्ट हो जाता है, उस पर ध्यान देना बंद कर दिया जाता है। तो हमेशा उसको ध्यान देना है, उसको कराना, सप्लायर का जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना है, मतलब कहीं लास्ट में उसकी लिस्टिंग तो नहीं हुई है। आजकल देखो SSC के लिए कितना प्रोटेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसका जो आपका था एजुकेटिव शायद था ना, उसका जो पार्ट परफॉर्मेंस था कई जगह ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही तो था ना एक प्रकार का, उसने क्या किया आउटसोर्स किया गया था एग्जाम कंडक्ट करवाने को, सही हो नहीं पा रहा। तो वही बात हो गई, उसकी जो सप्लायर की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे हो गया हायरिंग कंट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स, किसी काम को कर रहे हो उसके लिए कोई कंट्रैक्टर कोई ठेकेदार उसको हायर करना है, या कोई कंसल्टेंट है उसको हायर करना है। ठीक है, किसी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी चीज को नॉलेज गेन करने के लिए उसको कंसल्टेंट को हमको हायर करना है, तो यहाँ पे बात होती है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर। क्या बात करेंगे हम, मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो आइडेंटिफाई ऑल पीपुल अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। ठीक है, बोलो बात की गई ना, स्टेक होल्डर कौन थे, उस प्रोजेक्ट से कितने लोग अफेक्ट होने वाले हैं, या किन किन को बेनिफिट्स होने वाला है, किन किन को हार्म होने वाला है, सभी के जितने भी लोग अफेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो उनको बताइए कि जो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं उसको, मतलब हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उनको पढ़ने के बाद ये एरिया पता होगा कि इस प्रोजेक्ट से कौन कौन वहां पे एक चार्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट चार्ट इसको नहीं बोलते, एक स्टेक होल्डर चार्ट भी बनाया जाता है, इस कौन से ज्यादा, किनको ज्यादा इफेक्ट होगा, किनको कम इफेक्ट होगा, सारी चीज। ठीक है, तो बात होती है यहाँ पे इन्वॉल्व स्टेक होल्डर एनालिसिस। ठीक है, हाँ ये स्टेक होल्डर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर हो सकते हैं, किसके कौन कितना अफेक्ट हो सकता है, किसको कितना हमको, किसी को रेगुलरली अपडेट करना होगा, किसी को मंथली अपडेट करना होगा, किसी के लिए नेसेसरी नहीं है अपडेट करना, तो भी हम उसको स्टेक होल्डर में रख लेंगे, चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एंगेजमेंट, ठीक है, किस स्टेक होल्डर का उस प्रोजेक्ट में कितना एंगेजमेंट होने वाला है। हो सकता है कोई ऐसा स्टेक होल्डर हो उसको डेली हमको बताकर उसको रिपोर्ट बतानी हो कि ये प्रोग्रेस इतना हो गया है। ठीक है, हो सकता है उनको मंथली रिपोर्ट देनी पड़ सकती है, कुछ हो सकते हैं उनको हर चीज, हर एक एक्टिविटी की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे हो सकता है उनका एंगेजमेंट क्या होने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हो सकता है आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, दो स्टेक होल्डर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो उसको कैसे मैनेज करोगे, वो बात करते हैं यहाँ पे। जो 10th चैप्टर है या फिर 10th वाला है चैप्टर जो है मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, उसमें बात होती है। जैसे एग्जांपल हो गया आपके कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई या इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, सब क्या स्टेक होल्डर्स ही तो हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कस्टमर जो आपका जो उस प्रोजेक्ट को यूज करेगा वो बेनिफिट्स होगा। ठीक है, कोई एम्प्लॉय जिसमें वर्क करेगा वो भी बेनिफिट्स होगा, उसको भी इफेक्ट करना है। गवर्नमेंट के कैसे इफेक्ट पड़ेगा और इन्वेस्टर को कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी आपके क्या थे, चैप्टर्स थे जो आपके PMBOK जिसको मैंने बताया, उसमें ये सभी चैप्टर मेंशन है।
और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा रियल में हाँ मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हूँ, इतने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट में ये चीजें केसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब फिर मैं बात कर लेता हूँ, ये हेडिंग आपको जरूर याद होनी चाहिए। मैंने बात किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के, सिर्फ एक क्या है, एक बुक है, एक गाइड बुक बोल सकते हैं इसको, जिसको डेवलप किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PMI USA के। ठीक है, यहाँ पे बताया गया ये कोई एक सिर्फ गाइड बुक जो होता है या फिर आपका एक रेफरेंस बुक बोल सकते हो, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, किस किस एरिया हमको फोकस करना है, और ये बताते हैं क्या क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना चाहिए ताकि एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए। ठीक है, फिर हमने उसके बात किया इसके फीचर्स क्या है, स्टैंडर्ड है, डायनेमिक है, प्रैक्टिकल है, कंप्रेहेंसिव है। फिर हमने इंपॉर्टेंस बात किया था, ये कॉमन लैंग्वेज बात बताता है आपको, इसको यदि अप्लाई करेंगे इसको एनालिसिस के बाद आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ सकता है। आप इसमें PMP या CAPM जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है वो मिल सकता है उसको आपसे, ठीक, उसमें अप्लाई हो सकता है। और डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपको डेवलप कर सकता है ताकि आप एक प्रोफेशनल बन पाओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। फिर आपको मैंने बुक बताया था, बुक आपको देखा था 976 पेजेस की थी, पूरी बुक आपको ओपन करके बताया था, आप उसको चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आपका मन हो, ठीक है, जैसे आपका इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में। कोई भी आगे जब पढ़ते हो ना कोई भी कुछ भी आपके लिए हार्म नहीं होगा। फिर इसको मैंने बताया कौन कौन से एरियाज है। मैंने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। किसने से बात किया था, मैंने आपको बात किया था मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्कोप, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर। तो ये 10 एरिया थे जिसपे इस बुक्स में बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आज बात किया साथियों, हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा गया हो, बट ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़िए समझिएगा। ठीक है, आप नोट्स पढ़ना चाहे तो आप ऐप पर आप जाइएगा, ऐप पर नोट्स भी मिल जाएंगे, आप ऐप पर ही होंगे। ठीक है, आप नोट्स PDF में जाएंगे, सेक्शन में आप PDF मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो सकता है आप जल्दबाजी में हो तो उसको वहां से पढ़ करके आप चीजों को समझ सकते हो। चलिए आज के वक्त इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।